हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 22 या फिर दूसरे चैप्टर का छठा वीडियो। तो बेटे ये बीएससी का केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का 22वां वीडियो है और इससे पहले 21 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, जिसका नाम है संयोजी बंध सिद्धांत या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। शॉर्ट में इसे कहते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ये जो संयोजी बंध सिद्धांत है, या इसे संयोजकता आबंध सिद्धांत भी कहते हैं या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, या शॉर्ट में इसे कह देते हैं VBT। तो ये VBT किसने दिया था? तो ध्यान रखना, हिटलर व लंदन ने 1927 में VBT दिया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हिटलर और लंदन। ध्यान रखेंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि सर चलो हमें पता चल गया कि VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया? हिटलर और लंदन ने। पर क्यों दिया? मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है किस लिए? इससे हमें किस बात का पता चलता है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें पता चलता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े दो एटम्स के बीच लगने वाले फोर्सेस की नेचर का पता चलता है। मतलब आपके पास जब कोवलेंट बॉन्ड होगा, मान लो हमारे पास दो एटम हैं, जैसे एक हाइड्रोजन एटम ये है और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है, और दोनों के बीच बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड। आपको इस बात का पता है कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? सह संयोजक बंध। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो होगा पहले एटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे एटम का। जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो पहले कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी देने वाले वैज्ञानिक लुईस थे, और लुईस ने यह बात तो बता दी थी कि जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अर्थात साझेदारी से जब कोई बंध बनता है, तो उस बंध को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध, जिसके कारण दोनों एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन लगता है। अट्रैक्शन, आकर्षण बल। आकर्षण बल को ही तो हम बंध कहते हैं। दो एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ही तो हम कहते हैं बॉन्ड। पर उन्होंने ये एक कारण नहीं बताया था कि मतलब इन दो एटम्स के बीच अट्रैक्शन क्यों लगता है। इन दोनों परमाणुओं के बीच जो बल लगते हैं, उन बलों की प्रकृति, उनका नेचर नहीं बताया था लुईस ने। अब यहां हिटलर और लंदन ने जो VBT दी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हिटलर और लंदन ने दी, इसमें इन्होंने बताया कि ये जो बल लगता है ना, जब दो एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद या बनने के दौरान दोनों एटम्स के बीच जो फोर्सेस काम करते हैं, उनका नेचर कैसा है,
यानी इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है उसके नेचर को, उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए इस थ्योरी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया गया। क्लियर बात? देखो चलो, यहां लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े दो एटम्स के बीच लगने वाले फोर्सेस यानी बलों की नेचर यानी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए वीबीटी दी गई। क्लियर बात? तो पहले तो हमें यूं समझ में आया कि वीबीटी किसने दिया? हिटलर व लंदन ने दिया। फिर हमें यूं समझ में आया कि वीबीटी देने का कारण क्या था, इस थ्योरी में क्या बात समझाई गई? इसमें समझाई गई कि कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े दो एटम्स के बीच लगने वाले फोर्सेस की नेचर को स्पष्ट करने के लिए वीबीटी दी गई। अब तीसरा सवाल ये आता है कि सर ये जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस थ्योरी में हम जो दो एटम्स के बीच अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण लगता है, वो वास्तविकता में किस चीज पर निर्भर करता है? तो यह थ्योरी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तथा उनके स्पिन के न्यूट्रलाइजेशन पर आधारित है। मतलब यह पूरा सिद्धांत किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पर, यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनने पर, आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के युग्मन पर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का जोड़े बनने से क्या तात्पर्य है वो भी मैं आपको बताता हूं। तात्पर्य यह है कि जैसे कि हम यहां समझ रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो इन दोनों हाइड्रोजन एटम में, मान लो ये पहला हाइड्रोजन एटम है, तो इसके पास एक ही ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन एटम के पास, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक ही ऑर्बिट है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जब दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इनके जोड़े बन जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की या इलेक्ट्रॉन के युग्मन की या इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनने की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो होगा पहले एटम का और एक इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे एटम का, और दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो यहां इसीलिए लिखा है कि यह थ्योरी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यानी युग्मन तथा उनके स्पिन माने चक्रण के न्यूट्रलाइजेशन पर आधारित है। अब स्पिन के न्यूट्रलाइजेशन यानी उनके चक्रण के उदासीनीकरण से क्या तात्पर्य है? कि जब दो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं, तो उनमें से जो पहला एटम है उसका इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाया ना, तो इसके लिए यदि आप चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओगे तो +1/2 बताओगे, और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन का स्पिन होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए आप स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओगे -1/2। तो जब दो हाइड्रोजन एटम संयोग करते हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, उनके दोनों के इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, पेयरिंग होती है, और उनमें से एक हाइड्रोजन एटम का तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी तीर का निशान ऊपर की तरफ, और दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी तीर का निशान नीचे की तरफ हमने लगाया। जब ये दोनों आपस में जुड़े तभी तो ये स्थिति डेवलप हुई, ये वाली, कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एक दूसरे के स्पिन को इन्होंने क्या कर दिया? उदासीन कर दिया, एक दूसरे के चक्रण को उदासीन कर दिया या न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इसलिए इस तीसरे पॉइंट को समझना भी बहुत जरूरी है। यह थ्योरी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, अब वे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के हैं जिनकी पेयरिंग होती है, तथा उनके स्पिन के न्यूट्रलाइजेशन पर आधारित है। जब
इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़े बनाएंगे तो उनके चक्रण विपरीत होने चाहिए, उनके स्पिन अपोजिट होने चाहिए, जिससे वे एक दूसरे के स्पिन को न्यूट्रलाइज कर दें, उदासीन कर दें। ठीक है, तो पहली बात हमारी समझ में आई कि वीबीटी हिटलर व लंदन ने दिया था। दूसरी बात समझ में आई कि वीबीटी हमें बताता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े दो एटम्स हैं उनके बीच लगने वाले फोर्सेस की नेचर क्या है, उनके बीच में जो आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण जो भी आप कहोगे उसकी प्रकृति कैसी है। तीसरी बात हमारे समझ में आई, यह थ्योरी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तथा उनके स्पिन के न्यूट्रलाइजेशन पर आधारित है। अगली बात अब ध्यान से समझना, जब दो हाइड्रोजन एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम ये है, ये इसका इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और एक हाइड्रोजन एटम ये है, इसका इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यदि दोनों हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, जब दो हाइड्रोजन एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन का स्पिन यानी चक्रण सेम डायरेक्शन में होता है एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा वक्र एक के अनुसार बढ़ती है। देखो यहां हमने एक ग्राफ बना रखा है जिसमें हमने एक्स अक्ष पर ले रखा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो एटम हैं, एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक ये है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस हैं, जो इनके नाभिक हैं, उनके बीच की दूरी को तो हमने ले रखा है एक्स एक्सिस पर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में, दूरी का मात्रक होता है ना एंगस्ट्रॉम, और वाई एक्सिस पर हमने ले रखा है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पोटेंशियल एनर्जी को आप हिंदी में कहते हो स्थितिज ऊर्जा। तो यदि दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास पास आते हैं और दोनों हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनका रोटेशन, उनका स्पिन, उनका चक्रण एक ही डायरेक्शन में होता है, तो होता क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम इस सेम डायरेक्शन में स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है, रिपल्सन। और जब दो एटम्स को आप पास पास लेके आ रहे और उनके बीच में क्या हो रहा, रिपल्सन लग रहा, प्रतिकर्षण, तो उन्हें जबरदस्ती पास पास लाना पड़ेगा, वे अपनी इच्छा से पास पास नहीं आएंगे। और जब आप जबरदस्ती उन्हें पास पास लाओगे तो आप उन दोनों के ऊपर कार्य करोगे, ठीक है, और जब दोनों के ऊपर कार्य करोगे पास पास लाने के लिए, तो वो सारा कार्य उन दोनों एटम्स के अंदर ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाएगा, एनर्जी के रूप में इकट्ठा होता रहेगा जितना कार्य करोगे, और उस इकट्ठा होने वाली ऊर्जा को या स्टोर्ड एनर्जी को ही हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। यदि आपके सामने कहीं भी ये शब्द आता है ना स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, तो इसका सीधा मतलब तो यही है कि स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जहां भी ऊर्जा कार्य करने के कारण इकट्ठी होती है, किसी भी चीज में एकत्र होती है, तो उस एकत्रित ऊर्जा या स्टोर्ड एनर्जी या इकट्ठा होने वाली ऊर्जा को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन सेम डायरेक्शन में है, जिसके कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन जो डाइपोल मोमेंट डेवलप कर रहा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है, दोनों के डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण सेम डायरेक्शन में होते हैं, जिसके कारण दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इन्हें जबरदस्ती एक दूसरे के पास लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है,
जो इनमें ऊर्जा के रूप में एकत्र हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब आप ग्राफ एक को देखते हो, वक्र एक को देखते हो, तो वक्र एक में हमें ऐसे आना है, ऐसे, ना कि ऐसे जाना है। आपको इधर से इधर आना है। जब आप इधर से इधर आओगे तो आप नीचे एक्स एक्सिस को देखो, एक्स अक्ष में आप इधर को आओगे, यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो एंगस्ट्रॉम में है वो घटेगा इधर को। जब दो एटम को पास पास लाते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी घटती है ना, इधर को चलना है। इसलिए इस वक्र पर, इस ग्राफ पर, इस कर्व पर तीर का निशान हमने इधर को लगाया है। तो जैसे जैसे ही आप पास को आओगे, दोनों एटम्स को पास पास लाओगे, तो देखो यहां से वैल्यू ऊपर उठती जा रही, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही। और पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ती जा रही तो इसका मतलब आप दोनों हाइड्रोजन एटम को जबरदस्ती पास पास ला रहे हो। और जब जबरदस्ती पास पास ला रहे हो तो उनके बीच में बॉन्ड बनने के तो कोई चांस है ही नहीं। तो इसलिए यहां आपको ध्यान रखना है, जब दो हाइड्रोजन एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में होता है एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, तो सिस्टम की, सिस्टम माने इस पूरे दोनों हाइड्रोजन एटम को कुल मिलाकर हमने कहा सिस्टम या निकाय या तंत्र की पोटेंशियल एनर्जी वक्र एक के अनुसार बढ़ती है। बिकॉज, ये बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज क्योंकि सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन लगता है, सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे। पर यदि इसका मतलब जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ते हैं और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो यह बात पक्की है कि उन दोनों हाइड्रोजन एटम का जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। यह बात हमें स्पष्ट हो जाती है इस चीज से। देखो, जब यहां दो हाइड्रोजन एटम मैंने आपको जुड़ते हुए दिखाए, तो इसका स्पिन ऊपर की तरफ था इसके इलेक्ट्रॉन का, और इसका स्पिन था नीचे की तरफ, यानी इसका इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा था और इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा था। देख रहे हैं ना आप? तो जब, अब देखो जरा अगली बात, जब दो हाइड्रोजन एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वक्र दो के अनुसार घटती है। देखो, जब अपोजिट स्पिन वाले हाइड्रोजन एटम को पास पास लाओगे तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, और जब वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो उन्हें पास पास लाने के लिए कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा जब कार्य नहीं कर रहे, कार्य हमें प्राप्त ही हो रहा, तो घटती जा रही, घटती जा रही, यहां तक घटेगी। ये सबसे नीचे आ गया, घटती जा रही का मतलब जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से लेके यहां तक घट जाती है। नीचे को जा रहे हैं ना हम पोटेंशियल एनर्जी में, ये तो दूरी घटा रहे। दूरी घटने के साथ साथ हमारा जो वक्र है या कर्व है नीचे की तरफ आ रहा है, यहां तक नीचे आया। ये जो पॉइंट बना रखा है ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसे कहते हैं हम निम्निष्ठ, या इंग्लिश में कहते हैं मिनिमा। ठीक है, तो मिनिमा का मतलब यह है कि यहां तक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती है, यानी यहां तक आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जो दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं उनमें दोनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वे दोनों इलेक्ट्रॉन जो डाइपोल मोमेंट यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण पैदा करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे, वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और अपोजिट होने की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, और यहां वो अट्रैक्शन इस पॉइंट पर अर्थात मिनिमा पर अधिकतम हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि यहां बॉन्ड बन गया है। अब बॉन्ड जिस कम से कम दूरी पर, भाई दोनों हाइड्रोजन एटम को हम पास पास ला रहे हैं, तो जिस कम से कम दूरी पर
बॉन्ड बन जाता है वहां एट्रैक्शन मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यानी उस जगह स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और उस दूरी को हम कहते हैं क्रांतिक दूरी या क्रिटिकल डिस्टेंस, उन दो एटम्स के लिए जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहां यदि आप इस दूरी को और भी ज्यादा घटाओगे ना, तो घटाने से यानी क्रांतिक दूरी से भी और भी नजदीक लाना चाह रहे हैं आप दोनों एटम्स को, अब क्या होगा, अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। यानी अब आप जहां बॉन्ड बन गया है वहां दोनों एटम्स सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। अब आप यूं कह रहे हैं कि हम तो इन दोनों एटम्स को और भी पास पास लाएंगे, बॉन्ड बनने की भी हदों को पार करेंगे। तो यदि आप उन्हें और भी पास पास लाओगे तो अब उनके जो न्यूक्लियस है दोनों एटम के, देखो भाई आपके पास पहला एटम का न्यूक्लियस है इस तरीके से, और ये इसका ऑर्बिट है आउटर मोस्ट, पहला ही ऑर्बिट है, हाइड्रोजन की बात कर रहे तो, और ये इसके दूसरे एटम का न्यूक्लियस है और ये इसका ऑर्बिट है। मान लो इतनी दूरी पर बॉन्ड बन जाता है, अब आप कह रहे कि ना और पास पास लाओ, और पास पास लाओगे तो इसका जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और इसका भी न्यूक्लियस, ये दोनों सेम चार्ज हैं, और ये न्यूक्लियस रोटेट नहीं करते कि ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर आपका डाइपोल मोमेंट बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो ये तो नहीं करते रोटेट। तो दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, ज्यादा नजदीक लाओगे, बॉन्ड बनने से भी ज्यादा नजदीक लाओगे तो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को धक्का देंगे, इस तरीके से रिपल्सन लगेगा इनके बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच, और रिपल्सन लगने के कारण अब आप इसे जबरदस्ती लाओगे पास पास। यदि बॉन्ड बनने की हदों को भी आप पार कर रहे हो और भी नजदीक लाना चाह रहे तो आप जबरदस्ती पास लाओगे, जिसकी वजह से आपको कार्य करना पड़ेगा आप दोनों एटम्स के ऊपर, और पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि दोनों पास पास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, और उन्हें छोड़ोगे तो वे वापस लौट के अपनी स्थिति में यहां आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? देखो क्या लिखा हुआ है, जब दो हाइड्रोजन एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वक्र 2 के अनुसार घटती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही, नीचे आ रहे ना हम, क्योंकि अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो कभी कभी कोई कोई बच्चा सवाल पूछता है कि सर जब एक कक्षक में, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच तो रिपल्सन लगना चाहिए, उनके बीच तो प्रतिकर्षण लगना चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आप इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, दो इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अभी यहां समझाया था, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, एक जैसा आवेश एक दूसरे को धक्का देता है और प्रतिकर्षित करता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को तो इकट्ठे एक ऑर्बिटल में रहना ही नहीं चाहिए। पर बेटे क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में है, रेस्ट स्टेज में है? तो उत्तर है नहीं, ये दोनों स्पिन कर रहे हैं, और इनका जो स्पिन का डायरेक्शन है, इनकी जो चक्रण की दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। यदि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है, और अपोजिट स्पिन के कारण ये जो डाइपोल मोमेंट डेवलप करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड, उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने के बावजूद भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी वक्र 2 के अनुसार घटती है, क्योंकि अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। अंत में क्रांतिक दूरी पर, क्रांतिक दूरी यानी क्रिटिकल डिस्टेंस, मैंने अभी आपको समझाया था, दोनों न्यूक्लियस के बीच का वो डिस्टेंस होता है जिस पर बॉन्ड परफेक्टली बन जाता है। अंत में क्रांतिक दूरी पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी
मिनिमम व अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इस पॉइंट पर तो हो जाएगी सबसे कम और अट्रैक्शन हो जाएगा इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा। ठीक है, दूरी और भी कम करने पर यदि आप चाह रहे कि जहां बॉन्ड बन गया उससे भी नजदीक दोनों एटम्स को लाएं, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पुनः बढ़ने लगती है। का की जगह की लिख लेना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पुनः बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि दूरी बहुत कम होने पर दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन अधिक प्रभावी हो जाता है। बताई थी ना ये बात कि यदि दोनों न्यूक्लियस को आप पास पास लाओगे तो दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, और दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो रिपेल तो करेंगे ही एक दूसरे को। वक्र 2 का मिनीमा बॉन्ड बनने को प्रदर्शित करता है। अभी बताया था ना, यदि आप वक्र नंबर 2 देखते हो, दूसरा कर्व देखते हो, तो दूसरे कर्व में एक मिनीमा हमें नजर आता है। ये यहां क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, यहां बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बताया था ना अभी। तो यहां लिखा हुआ है वक्र 2 का मिनीमा बॉन्ड बनने को प्रदर्शित करता है। बॉन्ड बनने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन में कोई भेद नहीं रहता है। यानी जब बॉन्ड बन जाएगा ना उन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच, तो पहले हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन दोनों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। पता ही नहीं चलने का कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, इसका ही नहीं पता चलने का। इसीलिए लिखा कि बॉन्ड बनने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन में कोई भेद नहीं रहता है, अर्थात यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस परमाणु का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से एक्सचेंज फोर्स पैदा होता है। एक्सचेंज फोर्स को हम हिंदी में कह सकते हैं विनिमय बल। भाई इलेक्ट्रॉन की तो अदला बदली होगी ना, अब वे दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में घुल मिल गए और उनके स्पिन भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अट्रैक्शन तो हाँ लग ही रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से एक्सचेंज फोर्स पैदा होता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 अब बना है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है ये एक्सचेंज फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विनिमय, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है दोनों एटम्स के बीच। अब देखो, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट्स भी अपोजिट होते हैं। समझाई थी ना ये बात, जिनके न्यूट्रलाइजेशन से अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होते हैं। यानी जब इनके डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनके डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे जिससे क्या होगा कि एट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, आकर्षण बल, जो एटम्स को आपस में बांधे रखते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो ये सारी बातें होगी हमारी वीबीटी की, जो हिटलर और लंदन ने बताई थी। इस थ्योरी को दूसरे मॉलिक्यूल्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है। हमने यहां सारी बात करी H2 की, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन अणु की, पर आप इस थ्योरी को दूसरे मॉलिक्यूल्स यानी और भी दूसरे अणुओं पर भी लगा सकते हो। यदि एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जो दो परमाणु, दो एटम्स आपस में संयोग करेंगे जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे एक पहले वाले एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे वाले एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर सके और एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को न्यूट्रलाइज कर सकें। यही तो बात बताई हमने पूरी थ्योरी में। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कुछ हाई एनर्जी वाले एम्प्टी यानी खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए। मान लो दो एटम आपस में संयोग करते हैं और बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो उन दोनों एटम में यदि
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में ही हैं, तो कोई बात नहीं, जब भी चल जाएगा काम। शर्त यह है कि कुछ अधिक ऊर्जा वाले खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जिससे आप कहीं से उन्हें ऊर्जा दे दो, एनर्जी दे दो, और उनके जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जोड़ों में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, वो एनर्जी प्राप्त करके हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाके अनपेयर्ड हो जाएंगे। मतलब कैसे, देखो मैं बताता हूं। मान लो आपके पास एक तो ये ऑर्बिटल है, एक ये है और एक ये है, तीन ऑर्बिटल है मान लो पी के, और आपके पास यहां इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल ये पड़ा हुआ खाली, इसमें इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, मान लो ये है। तो हमें पता कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे जोड़ों में ही है, पेयर्ड है सारे। आपने यदि कहीं से इन्हें ऊर्जा दे दी ना, इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और स्थिति ये डेवलप हो जाएगी कि ये जो इसमें पी में थे, कितने थे, 1 2 3 4 5 बचेंगे और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ एनर्जी लेके कहीं से। तो अब बताओ, अब तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो या तो जो दो एटम आपस में संयोग करते हैं, उसमें साफ लिखा है यदि एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कुछ हाई एनर्जी वाले एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड किया जा सके, जिसके लिए नीडेड एनर्जी यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा तो चाहिए उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करने के लिए। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय फ्री एनर्जी से एडजस्ट हो जाती है। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो आपको पता है जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वहां से जो एनर्जी रिलीज हुई उसमें से ही थोड़ी सी एनर्जी फ्री होने का मतलब, फ्री एनर्जी का मतलब है यहाँ उत्सर्जित ऊर्जा। उत्सर्जित ऊर्जा, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई उसमें से ही कुछ ऊर्जा इस्तेमाल हो जाएगी यहाँ, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेगी। अब हम देखते हैं, हमें पता चल गया वीबीटी क्या है। वीबीटी का सारा जो खेल है वो इस बात पर है कि जब दो एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उस कोवलेंट बॉन्ड बनने की प्रोसेस में जो दोनों एटम्स के बीच अट्रैक्शन लगता है, वो क्यों लगता है, मतलब दोनों परमाणुओं के बीच जो लगने वाले बल हैं उनकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए वीबीटी दी गई थी हिटलर और लंदन के द्वारा। और ये जो अट्रैक्शन है वो एक ही बात पर डिपेंड करता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तो पहले एटम का होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दूसरे एटम का, और दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन होने से क्या होता है, वे जो डाइपोल मोमेंट डेवलप करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। अब वे दोनों अपोजिट डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को उदासीन करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में ही उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच कह दो या एटम्स के बीच अट्रैक्शन लगता है, और उस अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। हालांकि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत की बात करते हो तो यहां कोवलेंट बॉन्ड बनने के कारण जो अट्रैक्शन लगता है उसकी कुछ और ही बात बताई गई। अभी उस बात का जिक्र मैं यहां बिल्कुल भी नहीं करूंगा। चलो अब अगली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सीमाएं या लिमिटेशंस की, क्या क्या कमियां हैं वीबीटी में। वीबीटी निम्न तथ्यों को स्पष्ट नहीं करती है। पहला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पता है, उपसह संयोजक बंध। मतलब वीबीटी से हमें यूं ही नहीं पता चलता कि उपसह संयोजक बंध जब बनेगा तो अट्रैक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि उपसह संयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग के, वो तो कोई सा एक एटम ही देता है जिसे आप कहते हो डोनर एटम या दाता परमाणु।
अभी कोवलेंट बॉन्ड में तो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले एटम ने दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे एटम ने। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड अर्थात उपसह संयोजक बंध का बनना जहां शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नेचर, इसके बीच अट्रैक्शन जो लगता है दोनों एटम्स के बीच, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई वीबीटी। दूसरी कमी, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के अणु को जब हम देखते हैं तो वो होता है अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक कहते हैं अनुचुंबकीय, यानी जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब ऑक्सीजन, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पहले एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे और उनकी पेयरिंग होगी और उनके स्पिन अपोजिट होंगे, जिनकी वजह से वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हम वीबीटी में तो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के बारे में बात करते हैं, पर जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखते हैं, ऑक्सीजन अणु को, तो उसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी वो पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक उसे कहते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, चाहे एक हो। और जिस मॉलिक्यूल में या जिस एटम में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। पर हम यहां जब पेयरिंग की बात कर रहे, तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना होगा, यानी ऑक्सीजन के दो एटम आपस में जुड़ के उन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया होगा, तो उसमें भी तो दोनों ऑक्सीजन एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई होगी। और जब पेयरिंग हुई होगी तो O2 मॉलिक्यूल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। और जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए तो O2 मॉलिक्यूल तो डायामैग्नेटिक होना चाहिए, अर्थात प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। पर O2 मॉलिक्यूल वास्तविकता में पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, यानी अनुचुंबकीय होता है, अर्थात O2 मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? वीबीटी इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकी। तो एक इसकी लिमिट, एक इसकी सीमा ये थी, ये कमी थी इसकी। तीसरी बात, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जिसे आप कहते हो विषम इलेक्ट्रॉन अणु या आयंस का स्ट्रक्चर जहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। तो वीबीटी से हम किसी भी विषम इलेक्ट्रॉन अणु अर्थात ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और आयंस का स्ट्रक्चर, संरचना नहीं समझ सकते हैं। चौथी कमी इसमें थी डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी जो हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर एक गुण होता है दिशात्मक गुण। तो कोवलेंट बॉन्ड में ये दिशात्मक प्रकृति कोवलेंट बॉन्ड की क्यों होती है, डायरेक्शनल कैरेक्टर क्यों होता है कोवलेंट बॉन्ड का, इस बात को भी वीबीटी स्पष्ट नहीं कर सकी। तो ये भी इसकी एक कमी थी। उसके बाद नंबर 5, रेजोनेंस अर्थात अनुनाद एंड हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण दिखाने वाले कंपाउंड्स की फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। तो जो कंपाउंड, जो भी यौगिक ऐसे हैं जिनमें रेजोनेंस देखने को मिलता है अर्थात अनुनाद देखने को मिलता है, और हाइब्रिडाइजेशन कोई दिखाता है, संकरण किसी में देखने को मिलता है, तो ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैसे बनते हैं ऐसे कंपाउंड, और उनका स्ट्रक्चर, उनका संरचना कैसा होता है, इस बात को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर नहीं कर सकी। तो ये 5 कमियां थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सुधारने के लिए 2 वैज्ञानिक और आए, ठीक है। उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या परिवर्तन करे, इस बात का भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसे हम करेंगे कल डिस्कस कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे सुधारा गया, क्या इसमें चेंजेस किए गए, हिटलर और लंदन ने जो बातें बताई थी उनमें क्या क्या परिवर्तन करे गए। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।